नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। पहला एडिटोरियल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लिखा है प्रभास रंजन साहब ने। पढ़ाते हैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। लिखा है एग्रीकल्चर पर, लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से लिखा है। किस दृष्टिकोण से लिखा है उसकी हम चर्चा करेंगे। बात की जा रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, और कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सामने एक WTO के नियमों का भी चैलेंज है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का भी चैलेंज है, जिसका लोगों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। एक बार हम ब्रॉडली समझ लेते हैं कि एडिटोरियल क्या कह रहा है, फिर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रभास रंजन साहब ये कहते हुए कि एमएसपी पर जो हाल में बहस चल रही है कि सरकार इसको एक कानूनी मान्यता दे कि ना दे, इस बहस में कई बातें आ रही हैं कि सरकार अगर इसको कानूनी मान्यता दे देती है तो बहुत ज़्यादा सरकार के लिए ये महंगा पड़ेगा, फिस्कली रुइनस होगा, बहुत ज़्यादा धन सरकार को देना पड़ेगा इस स्कीम को लागू करने के लिए कानूनी रूप से। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा, यानी इतनी सारी क्रॉप्स अगर पूरे देश भर से तय तौर पर सरकार को लेनी पड़ी तो वो रखोगे कहाँ, इतना तो तैयार नहीं है सिस्टम, तो वो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। प्रभास रंजन साहब इन दोनों बातों पर नहीं रुक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तीसरा पहलू है जिसको लोग दरकिनार कर रहे हैं, जिस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा टेक्निकल पहलू है। वो पहलू क्या है कि जो भारत के अग्रीमेंट हैं, इसमें अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जिन एग्रीमेंट्स पर भारत सहमत हुआ है, उनके खिलाफ जाएगा अगर भारत एमएसपी को वैधानिक मान्यता देता है। समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरी बात में क्या कह रहे हैं। ब्रॉड आउटलाइन ये है कि पहले वो उन नियमों की बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ की रचना मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हुई। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो सरकारी प्रश्रय देता हो किसी भी तरह के प्रोडक्शन को, वो मुक्त व्यापार को रोकने वाला माना जाएगा। तो उसके चलते इस प्रकार की सब्सिडीज जो हैं वो डब्ल्यूटीओ के खिलाफ मानी जाती हैं। तो हमारे मन में सवाल कौन देगा कि तो सब्सिडी दी कैसे जा सकती है अगर भारत उन शर्तों को मानता है। इन सवालों के जवाब प्रभास रंजन साहब अगले कुछ पैराग्राफ्स में देते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक पीस क्लॉज की भी वो बात करते हैं, जिसके अंतर्गत भारत जैसे कई देश इस प्रकार की सब्सिडी देते रहे हैं अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए। डिटेल में पीस क्लॉज को हम आगे जानेंगे। ये सब बातें करने के बाद वो कहते हैं कि अगर हमारे सामने विकल्प कुछ और खोजने हो कि हमें एमएसपी से जो फायदा किसानों को मिलने की उम्मीद है वो फायदा भी किसानों को देना हो और डब्ल्यूटीओ की शर्तें भी ना तोड़नी हो, तो हम क्या करें, वो ऐसे विकल्पों को सुझाते हैं। तो ये है वो एडिटोरियल का प्रारूप। डिटेल में जानते हैं। डिटेल फिर से वही कि एमएसपी पे बवाल मचा, कहा गया कि ये बहुत नुकसानदेह होगा सरकार के लिए, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। लेकिन जो बात चर्चा में नहीं आई कि भारत एक लीगल गारंटी के तौर पर एमएसपी को नहीं अपना सकता जब तक कि वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो साइन किया है उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसको तोड़ ना दे। तोड़ेंगे तो जाएंगे नहीं ये नियम, क्योंकि इनसे भारत की जो व्यापारिक स्थिरता भारत को मिली है पिछले कुछ दशकों में, उनका नाश हो जाएगा, ऐसा मानते हैं विद्वान। तो फिर हल क्या है? हल जानने से पहले समस्या को पूरी तरह समझते हैं। देखिए, जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जब उसको साइन ही किया गया तो उसका मेन एम था कि कोई भी ऐसा डोमेस्टिक सपोर्ट जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग हो, यानी कि अगर कोई देश अपने यहाँ की सामग्रियों को बहुत सब्सिडी दे रहा है तो वहां के उत्पादक उसको बहुत सस्ते में उपजाने लगेंगे तो वो उस प्रोडक्ट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनका देश बहुत सब्सिडी दे रहा है तो दूसरे देश इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ट्रेड का शेप बिगड़ जाएगी, वो फ्री फ्लोइंग ट्रेड नहीं रह जाएगा, फेयर ट्रेड नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कहा गया इसको ट्रेड डिस्टॉर्शन। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का मेन मोटिव था कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट ऐसा है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है उसको कम किया जाए। तो कैसे कम किया जाए? 3 बॉक्स बनाए गए, बेसिकली 3 इशारे दिए गए कि आप एक खास तरह की सब्सिडी देते हैं तो ये आप देते रह सकते हैं, लेकिन कुछ खास तरह की सब्सिडी है उनको आप नहीं दे सकते। इस तरह के 3 बॉक्स बनाए गए। डिटेल में जान लेते हैं। एक ग्रीन बॉक्स बनाया गया। ग्रीन बॉक्स जिसमें कि कई प्रकार की ऐसी सब्सिडीज हैं जिससे प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि फार्मर्स को इनकम सपोर्ट दिया जा सकता है, या प्रोडक्शन से इतर रिसर्च फैसिलिटीज पर बढ़ाने के लिए
आप सब्सिडी दे रहे हैं, या फिर आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, वो सब ग्रीन सब्सिडी में आता है। अनलिमिटेड है, सरकारें जितनी चाहे इतनी सब्सिडी ग्रीन सब्सिडी के अंतर्गत दे सकती हैं, बशर्ते वो डीकपल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन हो। ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से सीधे प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा हो। तो ग्रीन बॉक्स हो गया। दूसरा आता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में क्या है, वो डायरेक्ट पेमेंट, तो आप कहेंगे डायरेक्ट पेमेंट तो आपने मना किया, बट वो डायरेक्ट पेमेंट जो प्रोडक्शन को नियंत्रित करने के लिए दी जा रही हो, उसको कहा जाता है, उसको ब्लू बॉक्स सब्सिडीज के अंतर्गत रखा गया। तो ये भी अलाउड है, इनको भी दिया जा सकता है। जो तीसरी जो लिमिटिंग सब्सिडीज मानी जाती हैं वो रखी गई एम्बर बॉक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे कि एमएसपी पर फसलें खरीदनी है, तो एमएसपी पे फसलें खरीदने को माना गया कि इससे तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस जन्म ले रही हैं, क्योंकि किसानों को बाजार मूल्य पर किसान निर्भर नहीं है, सरकार कीमतें तय कर रही है। तो एक प्रकार से ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है, सरकार तय कर रही है, बाजार तय नहीं कर पा रहा है, तो इसको माना गया ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी और रखा गया एम्बर बॉक्स में। एम्बर बॉक्स में रखे जाने का मतलब कि अलाउड तो है, लेकिन कुछ शर्तें लागू हैं। एक स्टार का चिन्ह बना हुआ है ऊपर, वो शर्तें क्या हैं अब हम उनको जानेंगे। शर्तें ये हैं कि WTO के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट अपना कंप्यूट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। देखिए कई टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, इन वर्ड्स को ध्यान रखते जाइए। हमने कई तरह के बॉक्सेस की बात की, हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात की, अब हम बात कर रहे हैं AMS यानी एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। यानी कि साधारण मतलब इतना हुआ कि देशों को ये बताना होगा WTO को कि वो कुल मिलाकर कितना सपोर्ट दे रहे हैं। यानी कि और स्पष्ट समझे, AMS है क्या? एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट है। दो तरह के सपोर्ट मिले हुए हैं। एक तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, आपने कहा कि भाई गेहूं उगाओ, इतना हम MSP देंगे, इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, वो हो गया प्राइस सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर क्रॉप यानी प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्रॉप। दूसरा नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, जैसे कि आप खाद पे सब्सिडी भारत देता है, तो वो किसी भी फसल में लगाई जा सकती है, किसी भी प्रोडक्ट में उस खाद का उपयोग हो सकता है, तो वो नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है, बट है तो सपोर्ट ही, तो ये दूसरी प्रकार की सब्सिडी है। AMS यानी कि एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को जोड़ने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। किन दोनों को? जो आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट दे रहे हो, उदाहरण के तौर पे MSP, और दूसरा जो आप फर्टिलाइजर जैसे दूसरे नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट दे रहे हो। एक बात AMS की हो गई। अब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वापस आता है पिक्चर में। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत हो गया, चीन हो गया, एक और टर्म आ रही है, वो डेवलपिंग कंट्रीज डी मिनिमस लेवल को क्रॉस नहीं करेंगी। डी मिनिमस लेवल, आप इतना समझिए, एक लेवल तय किया गया है कि जितना एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट था वो कितना दिया जा सकता है। तो डिसाइड किया गया कि 10% से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज नहीं दे सकती, डेवलप्ड कंट्रीज 5% से ज्यादा इस तरह का सपोर्ट नहीं दे सकती। 10% किसका अभी हम जानेंगे, बट फिर से समझ लेते हैं। टोटल सपोर्ट जो सरकारें प्रोवाइड कर रही हैं वो है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। ये सरकारों को बताना होता है। ये कितना हो सकता है? ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। उसी 10% लेवल को कहते हैं डी मिनिमस लेवल। इस लेवल से ज्यादा नहीं हो सकता वो सपोर्ट, दोनों मिलाकर, जो प्रोडक्ट पे भी दिया जा रहा है और जो नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है, वो कुल मिलाकर 10% भारत जैसे विकासशील देश, चीन जैसे विकासशील देश दे सकते हैं। अगर इस लिमिट को आप ब्रीच करते हैं, इस 10% की लिमिट को, मैं बताना भूल गया, 10% किसका? 10% उस टोटल क्रॉप की वैल्यू का। आगे और डिटेल में समझेंगे, बट मोटी मोटी बात यही है कि 10 उस टोटल क्रॉप की वैल्यू का 10% से ज्यादा सब्सिडी आपको सरकार नहीं दे सकती। एक बार ये बात फिर से दोहराई जाएगी और स्पष्ट समझ में आ जाएगी। बट बहरहाल इस लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाएगा और फिर WTO के जो नियम प्रावधान है इसको लेकर वो आप पर लागू हो सकते हैं। अब जो प्रोक्योरमेंट है, ये एक टेक्निकल जानकारी है, बस इस बात को आप याद रख सकते हैं। किस बात को मैं बता दूंगा कि जो MSP पर जो प्रोक्योरमेंट होता है उसके लिए सरकार जब अपना AMS जोड़ती है,
कि हम कितना सपोर्ट दे रहे हैं अगर हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं। तो जिन प्राइजेस को एक रेफरेंस प्राइस के तौर पर, एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस ईआरपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो 1986-88 के प्राइस हैं। इनको आप याद रख सकते हैं। ये रेफरेंस कीमतों के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं जब भारत अपना एएमएस, एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, और ये चेक कर रहा होता है कि कहीं हम डी मिनिमिस लेवल को क्रॉस तो नहीं कर रहे। तो इन सालों के, इन वर्षों के एवरेज प्राइस को इस्तेमाल किया जाता है। ईआरपी बहुत सालों से रिवाइज नहीं हुआ है, आज भी अटका हुआ है। ये एक अलग समस्या का हिस्सा है। जब कभी हम डब्ल्यूटीओ से जुड़े किसी एडिटोरियल की चर्चा करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। बट आगे आते हैं तो हम पाते हैं कि अभी तो भारत क्या करता है कि 2 ही क्रॉप्स मुख्य रूप से एमएसपी पर खरीदता है। इन प्रैक्टिस, थ्योरी में एमएसपी तो सब पे जारी होता है, लेकिन जो सरकार सबसे ज्यादा क्रॉप खरीदती है वो है गेहूं और चावल। क्यों खरीदती है हम जानते हैं, क्योंकि पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू इसको बांटा भी जाता है। तो 2 ही क्रॉप्स अभी खरीदती है। अगर सरकार 23 की 23 क्रॉप्स खरीदने लगे तो ये विकल्प, ये संपादकीय कहता है कि इंडिया अपना डी मिनिमिस लेवल जो है उसको क्रॉस कर जाएगी और फिर उसके खिलाफ डब्ल्यूटीओ में लीगल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। अगर सरकार खुद नहीं भी खरीदती है और प्राइवेट कंपनीज को कहती है, प्राइवेट प्लेयर्स को कहती है कि हमारी तय की कीमतों पर आप खरीदिए, तो भी उस पर ये डी मिनिमिस लेवल अप्लाई होता है। 10% का जो डी मिनिमिस लेवल था वो इस पर भी अप्लाई होता है कि सरकार खुद ना खरीद के किसी और को मजबूर कर रही है अपने द्वारा तय की गई कीमतों पर किसानों का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये भी ध्यान रखने लायक बात है। फिर इसमें पीस क्लॉज का जिक्र आ जाता है। पीस क्लॉज का जिक्र इसलिए आ जाता है क्योंकि जब अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर साइन होने लगा तो भाई लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, खास तौर पे उन देशों ने जहां पर आज भी गरीबी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, उनका सरकार पे विश्वास है कि वो उनको उनकी फूड सिक्योरिटी मुहैया कराएगी। तो फिर एक पीस क्लॉज साइन हुआ क्योंकि इन देशों ने अपना एक दखल वहां पे दिया कि ये एग्रीमेंट ठीक नहीं जा रहा है जब तक कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हमारे देशों में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो पीस क्लॉज क्या कहता है? पीस क्लॉज कहता है कि कोई भी लीगल चैलेंज तब तक नहीं लाया जा सकता किसी भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के खिलाफ, भले ही वो लेवल को क्रॉस कर रही हो 10% लेवल को, तब तक वो कोई लीगल चैलेंज नहीं लाया जा सकता जब तक कि वो स्कीम किसी भी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए चल रही हो। तो ये एक क्लॉज है। ये क्लॉज में कुछ शर्तें जुड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप कह दें कि भाई बाकी की क्रॉप्स जो ली जाएंगी उनको भी कह दिया जाए कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, ये उन्हीं के लिए जरूरी है, उन्हीं के लिए अप्लाई होता है ये पीस क्लॉज, जिनको कि ये उस टाइम सरकार एमएसपी पर लेती थी अपनी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए, जिन क्रॉप्स को भारत ने बता दिया उदाहरण के तौर पे, उन्हीं क्रॉप्स को कंटिन्यू रखा जा सकता है। आप नई फसलों को इसमें जोड़ नहीं सकते। जिस डिसीजन जिस डेट पर हुआ था उस दिन जो क्रॉप्स इस क्लॉज के अंदर शामिल थी वही क्रॉप्स रहेंगी, आप नई क्रॉप्स नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा भले ही आपके खिलाफ कोई लीगल चैलेंज ना आए, लेकिन हर बार जब आप ये लेवल क्रॉस करेंगे कि आपने 10% डी मिनिमिस लेवल जो है, जितनी आप सब्सिडी दे सकते थे, आपने अगर क्रॉस किया है, आपको हर बार डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे इंडिया ने 2019-20 में डब्ल्यूटीओ को बताया कि हमने भाई $6.3 बिलियन की सब्सिडी दी अपने किसानों को राइस के लिए, चावल के लिए, जबकि राइस का पूरा प्रोडक्शन कितने का था? $46 बिलियन का। तो पूरे प्रोडक्शन में जितनी सब्सिडी दी गई वो 13% हो गई। पूरे प्रोडक्शन में से अगर $46 बिलियन का प्रोडक्शन था तो $4.6 बिलियन ही सब्सिडी दी जा सकती थी डी मिनिमिस लेवल के अंतर्गत, लेकिन दी गई कितनी? $6.31 बिलियन, यानी कि 13%, जो कि 10% से ज्यादा हो गया। तो क्योंकि ज्यादा हो गया तो सरकार को डब्ल्यूटीओ को बताना पड़ा, लेकिन क्योंकि चावल, राइस जो है वो फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है तो इस पर लीगल मामला नहीं उठाया जा सकता।
आज हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें जान ली हैं, आप इनको बार-बार दोहरा सकते हैं, कहीं नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ये दिमाग में रह गई तो फिर रह जाएँगी। इसके बाद संपादकीय दोहराता है उस बात को कि चावल और गेहूं जो है, भले ही ये डी मिनिमस लेवल को एक्सीड कर जाएं, उसको पार कर जाएं, इनको एक प्रकार की लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन वो फसलें जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, जैसे कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, उनको जब हम एमएसपी पर लेते हैं तो फिर भारत पे एक खतरा रहता है कि वो डी मिनिमस लेवल को क्रॉस करेगा और फिर उसके खिलाफ लीगल चैलेंज आ सकते हैं डब्ल्यूटीओ में। तो विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि भारत जो अभी प्राइस बेस्ड सपोर्ट देता है उसको इनकम बेस्ड सपोर्ट में बदले, क्योंकि हमने देखा था कि इनकम बेस्ड सपोर्ट दिया जा सकता है बशर्ते वो प्रोडक्शन से लिंक्ड ना हो। तो इस प्रकार के उपायों पर काम करना होगा कि आप प्राइस बेस्ड सपोर्ट से हटकर इनकम बेस्ड सपोर्ट की तरफ बढ़ें। पीएम किसान उसका एक उदाहरण है। उस तरह के उदाहरणों को और चाक चौबंद और दुरुस्त किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, जो अभी का प्राइस बेस्ड सपोर्ट जितना मिल रहा है, यानी कि डी मिनिमस लेवल के अंदर रखते हुए ही उसके बाद उसको सप्लीमेंट किया जा सकता है इनकम बेस्ड पॉलिसी से। तो ये एक और रास्ता है। हमने पहले जो रास्ता बताया वो कह रहा था कि आप एमएसपी वाले रास्ते को छोड़िए और अपने रास्ते पे बढ़िए कि इनकम सपोर्ट दीजिए। ये रास्ता कहता है कि एमएसपी उतना दे दीजिए जितना आपको डब्ल्यूटीओ की शर्तें अलाउ करती हैं, बट उसके बाद आप इनकम लेवल सपोर्ट दीजिए। इससे किसानों का भी फायदा होगा और आप डब्ल्यूटीओ की शर्तों को भी नहीं तोड़ेंगे। बट ये बातें तो चलती रहेंगी, इनमें केंद्रीय बिंदु ये भी रहेगा कि सरकार इस तरह का जो भी कदम उठाए उसको किसानों से बातचीत करके उनको विश्वास में लेना होगा कि ये कदम जो उठाए जा रहे हैं वो एमएसपी से इतर भी एक दुनिया है जिस पर बात करने की जरूरत है। उसमें सरकार की क्या मजबूरियां और क्या जवाबदेहियां हैं, किसानों की भी क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब बातों को एक मंच पर बैठकर सुलझाकर ही सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ऐसी पॉलिसीज बन सके जो फिस्कली यानी आर्थिक नीति के तौर पर भी बड़ी अच्छी हों और डब्ल्यूटीओ की शर्तों का भी सम्मान करती हों और किसानी के लिए भी बेहतर हों। ये था आज का पहला एडिटोरियल। अब हम देख लेते हैं दूसरा एडिटोरियल। बहुत फास्ट देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ बातें कही गई हैं जो हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। इसको लिखा है गगनदीप कांग और गौतम आई मेनन ने। गगनदीप कांग और गौतम मेनन विद्वान हैं। गगनदीप कांग एपिडेमियोलॉजिस्ट भी मानी जाती हैं, माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। मेनन साहब अशोका यूनिवर्सिटी में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के विद्वान हैं। बात क्या की गई है, क्यों हम इस एडिटोरियल को जान रहे हैं? ये बात की गई है कि जो डेटा है, जो सारे आंकड़े हैं कोरोना के, उनका क्या इस्तेमाल हो, उनका इस्तेमाल किस तरह का हो, क्या ज़रूरतें हैं, इस पर वो बात हो रही है। और वहीं से वो टाइटल आता है रिफ्लेक्शंस ऑन फ्लाइंग ब्लाइंड इनटू अ स्टॉर्म। तूफान में कहीं हम अंधे ना मतलब अंधे एंटर ना करें, हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस हो। अगर कोरोना एक तूफान है तो डेटा जो है वो हमारे सामने दिशा सूचक यंत्र है जो हमें इस तूफान से निकलने में मदद करेगा। बट बहरहाल ये सवाल के साथ शुरू होता है संपादकीय कि मान लीजिए तीसरी वेव फिर से आती है तो क्या भारत बेहतर तैयार है दूसरी वेव के मुकाबले जो अप्रैल मई 2020 में आई थी? वो कहती हैं कि जवाब में बहुत सारे हाँ तो हैं कि हम कई मामलों में बेहतर तैयार हैं। इस बार ऑक्सीजन की कमी वैसी नहीं हो सकती जैसी उस समय देखने को मिली थी। हम बहुत सारी जनसंख्या को 50% जनसंख्या को दोनों डोज दे चुके हैं, 85% जनसंख्या को कम से कम 1 या 2 डोज लग चुके हैं। इसके अलावा 12 साल से 18 साल के बच्चों को लेकर और 60 साल से ऊपर के लोगों को लेकर नई वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स की बात चल रही है। टेस्टिंग को लेकर भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जैसे पहली लहर में या दूसरी लहर में देखने को मिली थी। ये सब पॉजिटिव्स हैं, तो नेगेटिव्स क्या है? कहती हैं नेगेटिव होंगे बहुत सारे। सबसे बड़ा नेगेटिव जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा नहीं है। आंकड़े वो जो इस कोरोना वायरस से जुड़े हैं उनकी अवेलेबिलिटी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना के बराबर है। और आंकड़े यानी कच्चे आंकड़े नहीं, वो आंकड़े जो एज, पुरानी मेडिकल कंडीशन, लोकेशन और इस तरह के वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड हों, यानी रिफाइंड आंकड़े उनकी उपलब्धता नहीं है। उसके बाद कुछ बातों का जिक्र करती हैं, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि देखिए जिस प्रकार का डेटा अवेलेबल है भी सरकार के कोविड-19 पोर्टल पर बहुत सारा रियल टाइम डेटा है कि कितने डोजेस लग चुके हैं, कितने लगते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा तब तक नहीं है
आगे के लिए, भविष्य के लिए, जब तक कि उसको जोड़ा ना जाए साथ में टेस्टिंग के डेटा से, हॉस्पिटलाइजेशन के डेटा से, जिससे कि हम पता लगा सकेंगे कि अगर इतने टीके यहाँ पे लगे और इतने फिर लोगों की यहाँ पे टेस्टिंग हुई, तो क्या टीकों के बाद भी कुछ लोगों में कोरोना का इन्फेक्शन पाया गया? क्या 1 टीके के बाद पाया गया? क्या 2 टीके के बाद पाया गया? इसी तरह के वो सवाल पूछती हैं, जो वो कहती हैं कि अगर हमें इस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं कि उदाहरण के तौर पे किसी एक व्यक्ति को एक वैक्सीन लगी थी और उसके बाद दूसरी वैक्सीन लगने के 4 महीनों बाद उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें वैक्सीन एफिशिएंसी के बारे में कुछ पता चलेगा। हमें ये भी पता चलेगा कि ये रोग कैसे फैल रहा है। हम ये भी जान पाएँगे कि कौन-कौन से नए-नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। इस समय की तमाम जानकारियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि जो आंकड़े हैं वो कितने व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने मौजूद हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि आईसीएमआर जो है उसके पास हर कोविड टेस्ट का जो भारत में कंडक्ट हुआ उसका डेटा है। लेकिन वो डेटा अगर इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है कि उनमें से कितने लोगों को वैक्सीन लगी, नहीं लगी, कब लगी, तो इस डेटा का क्या इस्तेमाल है? वो केवल इस बात का डेटा रह गया है कि इतने सारे टेस्ट हुए हैं। बट कितना बेहतर हो सके कि उस टेस्ट के डेटा को वैक्सीनेशन के डेटा से जोड़ दिया जाए और फिर उसको एनालिसिस किया जाए। इसी प्रकार से जो हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा है, क्योंकि हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, तो ये सारा डेटा स्टेट के लेवल पर है, बट वो भी बिल्कुल इनएक्सेसिबल है, उस तक लोगों की पहुंच नहीं है। और ऐसे में एक सवाल पूछते हैं ये दोनों लोग कि जब कोविड के दौरान हम ये नहीं कर पाए कि सारे आंकड़ों को हम सार्वजनिक तौर पे मुहैया करा सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें, तो कैसे हम भविष्य में जब कहते हैं कि एक ऑनलाइन हेल्थ आईडी सिस्टम होगा, ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम होगा, मल्टीपल स्टैक सिस्टम होगा, जहाँ पे सब कुछ कहीं पे कोई भी अस्पताल आपकी जानकारियाँ एक क्लिक से जान पाएगा, ये सिस्टम हम आज नहीं कर पाए, तो फ्यूचर में कैसे कर पाएंगे? आज तो इमरजेंसी है। ऐसा सवाल संपादकीय पूछता है। ये संपादकीय फिर एक और इशारा करता है कि ये काम इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने ये काम नहीं किया। जब सरकार अनुपस्थित हो गई तो कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस उभरी। उदाहरण दिया गया है covid19india.org, जहां पर बहुत सारे डेटा खुद से जुटाया हुआ, जर्नलिस्ट से सोर्स किया हुआ, सरकारी एजेंसीज जो अलग-अलग हैं उनका चितराया हुआ डेटा, उसको सोर्स करके एक पोर्टल पे लाया गया। ओके, ये एडिटोरियल कहता है कि इस प्रकार के बहुत सारे पोर्टल्स बाद में बन गए, जिन पर कई सरकारी एजेंसीज भी आज रिलाई करती हैं। तो ऐसे में फिर वो सवाल पूछते हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? इसके बाद ये संपादकीय कहता है कि बहुत आसान है इस चीज को कर लेना। संपादकीय यहाँ तक कहता है कि दरअसल सबसे आसान चीजों में से यही है, क्योंकि वो हेल्थ सिस्टम जिसको 70 सालों में, 7 दशकों में निपटाया गया है, या उसको एक प्रकार से अपंग किया गया है, वर्ड इस्तेमाल किया गया है अंडर फंडेड एंड नेग्लेक्टेड, तो उस हेल्थ सिस्टम को तो रातों रात नहीं सुधारा जा सकता। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डाटा है, जो सूचनाएं हैं, वो पब्लिक गुड हैं। इस तरह की सूचनाएं पब्लिक गुड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इस तरह की सूचनाएं पब्लिक गुड हैं, एक प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति हैं। और इस डेटा को जितना ज़्यादा शेयर किया जाएगा, जितना बेहतर तरीके से एनालाइज किया जाएगा, उतनी उम्मीद होगी कि भले ही हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा भी हो, हम जो हमारा क्लिनिकल सेटिंग है, जिस प्रकार का ट्रीटमेंट अस्पतालों में दिया जाता है, वो बहुत फास्ट उस चीज़ के साथ लेवल पे आ सकेगा जिस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो साइंटिफिक फ्रंटियर और क्लिनिकल फ्रंटियर एक लेवल पे आ सकेंगे अगर ये डेटा सबको मुहैया होगा, ऐसा संपादकीय कहता है। फिर एक उदाहरण भी देता है। एक उदाहरण दिया उन्होंने इस चीज को एकत्रित करने का प्राइवेट एजेंसीज द्वारा। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि कैसे सरकारें इस पे काम करती हैं। साउथ अफ्रीका का उदाहरण दिया गया है। साउथ अफ्रीका को माना जाता है कि उसने जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसिंग सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंट डेटा कलेक्शन सिस्टम साउथ अफ्रीका में है। आप पूछ भी सकते हैं क्यों है। उसका कारण यह है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत सी बीमारियों का, जिसमें एड्स भी शामिल है, उनका दंश झेला है। तो दशकों में, पिछले कुछ ही दशकों में वहाँ सिस्टम बहुत बेहतर डेवलप हो गया है। और उसी के चलते जब ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड है, वो प्रकट हुआ, तो उसकी बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका से उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल गई। दुनिया जान गई कि एक नया वेरिएंट आ गया है। कई तरह की तैयारियां कई देशों ने कर ली। कई तरह के फ्यूचर के प्रबंध अलग अलग देश अपनी पॉलिसी में कर पाए। वो सब ये क्यों कर पाए? क्योंकि डेटा, सूचना अवेलेबल हो सकी। तो उसी को कंक्लूड करते हुए इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है
कि अगर भारत में भी इस तरह का इंटीग्रेटेड डेटा मौजूद हो, तो ऐसे में जबकि ओमिक्रॉन की आहट हो रही है, कहा जा रहा है इंग्लैंड और डेनमार्क जैसे कई देशों में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। भले ही वैसी तबाही नहीं मचा रहा जैसे दूसरी लहर ने भारत में मचाई, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ऐसे में भारत के पास अभी भी समय है कि अपने डेटा कलेक्शन और प्रेज़ेंटेशन और एनालिसिस को वो चाक-चौबंद करे, ताकि हम भी बहुत तैयार रह सकें किसी भी सूरत-ए-हाल के लिए। इसी के साथ ही संपादकीय समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे कल नए संपादकीयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।